प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पद्य खंड का पाठ 2। पाठ का नाम वात्सल्य भाव। इसका दूसरा शीर्षक है सोए हुए बच्चे से। कवि हैं हरिनारायण व्यास जी। आज हम इस शीर्षक की व्याख्या के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ख्याल, विचार, खूबसूरत, सुंदर, दुनियादारी, सांसारिकता, नाकामयाबी, असफलता, लहूलुहान, खून से लथपथ। चलिए सबसे पहले इसकी हम व्याख्या सुनते हैं। कवि लिखते हैं, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाए। कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे फूल के समान कोमल पलकों से छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए सुंदर सपने बन जाए। कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं जिन्हें मैं तुम्हारे फूल के समान कोमल पलकों से छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए सुंदर सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव हैं, नाकामयाबी की चोट से लहूलुहान है। कवि आगे कहते हैं कि मेरे विचार पहले ऐसे नहीं थे। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। मेरे विचार संसार की कठिनाइयों की आग की लपटों में झुलस गए हैं और पहाड़ों से टकराती नाव है। संसार की पहाड़ जैसी कठिनाइयों से टकराकर मेरी जीवन रूपी नौका नाकामयाबी की चोट से लहूलुहान है। मेरी जीवन रूपी नौका असफलताओं की चोट के कारण खून से लथपथ हो गई है। कवि कहते हैं कि मेरे विचार प्रारंभ से ऐसे नहीं थे। ये विचार संसार की कठिनाइयों की आग की लपटों में झुलस गए हैं और पहाड़ जैसी कठिनाइयों से टकराकर मेरी जीवन रूपी नाव असफलताओं के चोट के कारण खून से लथपथ हो गई है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के 2 शब्द अर्थात मेरे ख्याल, इसके बाद पद के अंतिम 2 शब्द अर्थात लहूलुहान है। मेरे ख्याल लहूलुहान है। इसका हम संदर्भ सुन लेते हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से वात्सल्य भाव नामक पाठ के सोए हुए बच्चे नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि हरिनारायण व्यास जी हैं। इसका हम प्रसंग सुन लेते हैं। प्रसंग क्या होगा? यहां संसार की कठिनाइयों और असफलताओं से पराजित कवि ने सोए हुए बच्चे को अपने अनुभवों से दूर रखने की बात की है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे फूल के समान कोमल सुंदर पलकों से छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए सुंदर सपने बन जाएं। मेरे विचार पहले ऐसे नहीं थे। ये विचार संसार की कठिनाइयों की आग की लपटों से झुलस गए हैं और पहाड़ जैसी कठिनाइयों से टकराकर मेरी जीवन रूपी नाव असफलताओं की चोट के कारण खून से लथपथ हो गई है। क्या दोस्तों, अब हम आगे के पदों की व्याख्या सुनते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। पाखों, पंखों, उगते, उभरते, इंद्रधनुष, सतरंगी सपने, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिवाई, दरार या फटा हुआ, शैशवी
बचपन की अल्हड़ता या बचपन की लापरवाही। चलिए इसकी हम व्याख्या सुनते हैं। कवि लिखते हैं कि तितली की पांखों सी तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इसमें फंसकर बिखर जाएंगे। कवि कहते हैं कि तितली के पंखों के समान कोमल तुम्हारे आंखों में उभरते ये सतरंगी सपने इन संसार की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे। ध्यान देंगे, कवि कहते हैं कि तितली के पंखों के समान कोमल तुम्हारी आंखों में उभरते ये सतरंगी सपने संसार की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे। यहां बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। बच्चों, ये नई कविता है। यहां आंखों की तुलना ना तो कमल से की गई है, ना खंजन पक्षी से, और ना ही कोयल के बच्चों से। यहां आंखों की तुलना किससे की गई है? तितली के पंखों से। सी है, यहां उपलंकार है, ध्यान रखिएगा। कवि आगे लिखते हैं कि विवाही वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूंगा। मैं अपने दरारों से भरी हुई पत्थर के समान कठोर हो चुकी हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की बचपन की अल्हड़ता को स्पर्श नहीं करूंगा। मुझे भय है कि कहीं मेरे स्पर्श से ये बिखर ना जाए। कवि कहते हैं कि मैं अपने विवाहियों से भरी हुई इन पत्थर के समान कठोर हो चुकी हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की बचपन की अल्हड़ता को स्पर्श नहीं करूंगा। मुझे भय है कि कहीं मेरे स्पर्श से ये टूट या बिखर ना जाए। संकेत कैसे लिखेंगे? तितली की डैश लगाने के बाद नहीं करूंगा। इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चे के रेशमी बालों को अपनी कठोर हथेलियों से स्पर्श ना करने के भाव व्यक्त किए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चे के रेशमी बालों को अपनी कठोर हथेलियों से स्पर्श ना करने के भाव व्यक्त किए हैं। आइए इसकी अब हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि सोए हुए बच्चे के प्रति अपने स्नेह भाव को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तितली के पंखों के समान कोमल तुम्हारी आंखों में उभरते सतरंगी सपने संसार की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे। मैं अपने दरारों से भरी हुई पत्थर के समान कठोर हो चुकी हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की बचपन की अल्हड़ता को स्पर्श नहीं करूंगा। मुझे भय है कि कहीं मेरे स्पर्श से ये बिखर या टूट ना जाए। चलिए अब हम अगले पद की व्याख्या सुनते हैं। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। रंगीन, सुखद या आनंददायक, मंसूबा, इरादा, जमाना, समय। चलिए अब हम इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे ही दोषी ठहराएगा। कवि कहते हैं कि मेरे दरारों से भरी हुई हथेली की चमड़ी में उलझकर तुम्हारा कोई रंगीन इरादा या सुखद भविष्य की कल्पना का स्वप्न टूट जाएगा और आने वाला समय इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएगा। कवि कहते हैं कि मेरे दरारों से भरी हुई हथेली की चमड़ी में उलझकर तुम्हारा कोई रंगीन इरादा या सुखद भविष्य की कल्पना का स्वप्न टूट जाएगा और आने वाला समय इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएगा। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? फटी हुई डैश लगाने के बाद ठहराएगा। फटी हुई डैश लगाने के बाद ठहराएगा। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। यहां कवि ने अनुभव किया है कि दरारों से भरी हथेली के स्पर्श से बच्चे का सुखद भविष्य की कल्पना का स्वप्न टूट जाएगा। यहां कवि ने अनुभव किया है कि दरारों से भरी हथेली के स्पर्श से बच्चे का सुखद भविष्य की कल्पना का स्वप्न टूट जाएगा। इसकी व्याख्या फिर से सुन लेते हैं। कवि कहते हैं
कि मेरी दरारों से भरी हुई हथेली की चमड़ी में उलझकर तुम्हारा कोई रंगीन इरादा या सुखद भविष्य की कल्पना का स्वप्न टूट जाएगा और आने वाला समय इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएगा। चलिए अब हम आगे की व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। उनीदी, नींद से भरी हुई। खुमारी, आंखों में भरा हुआ आलस्य, मंडरा रहा है यानी छा रहा है। आतुर, उत्सुक, कुलाचे, छलांग। अहमियत, अस्तित्व या महत्व, मकसद, लक्ष्य। आइए इसकी हम व्याख्या सुनते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर सेमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने को। तुम्हारे पलकों में तैरती हुई नींद से भरी हुई पुतलियों पर सेमल की रुई के समान, उपमा अलंकार यहाँ पर सी वाचक शब्द, सेमल की रुई के समान सुबह की नींद और जागने से पहले का आलस्य छाया हुआ है और तुम्हारा मन सुखद भविष्य की कल्पना से कुलाचे भरने के लिए आतुर हो रहा है। फिर से सुनते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी पलकों में तैरती हुई नींद से भरी हुई पुतलियों पर सेमल की रुई के समान सुबह की नींद और जागने से पहले का आलस्य छाया हुआ है और तुम्हारा मन सुखद भविष्य की छलांग भरने के लिए आतुर हो रहा है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? तुम्हारी पलकों डैश लगाने के बाद कुलाचे भरने। ठीक है, संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। कवि आगे लिखते हैं कि हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसीलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रहती है। कवि बच्चे के प्रति स्नेह भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारा अस्तित्व और पहचान तुम्हारे कारण ही है, तुम हो इसी कारण हमारे जीवन में भूख और प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे कोमल गालों को अपने बीमार हो चुके ओठों के स्पर्श से नहीं जलाऊंगा। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे कोमल गालों को अपने बीमार हो चुके ओठों के स्पर्श से नहीं जलाऊंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। तुम इसी प्रकार मुस्कुराते हुए सोते रहो, सूरज तुम्हें स्वयं जगाएगा। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य सुख और आनंदों से युक्त होगा। कवि कहते हैं कि तुम इसी प्रकार मुस्कुराते हुए सोए रहो, सूरज तुम्हें खुद जगाएगा। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य सुख और आनंदों से युक्त होगा। इसका संकेत हम कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे। हम तुम डैश लगाने के बाद तुमको जगाएगा। हम तुम डैश लगाने के बाद तुमको जगाएगा। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह ही रहेगा। प्रसंग सुनते हैं। इन दोनों का प्रसंग एक ही है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या होगा प्रसंग? यहां सोए हुए बच्चे की सुखद भविष्य के प्रति आतुरता और शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं। यहाँ सोए हुए बच्चे की सुखद भविष्य के प्रति आतुरता और शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं। चलिए अब हम इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं दोनों पदों का। कवि कहते हैं कि तुम्हारी पलकों में तैरती नींद से भरी हुई पुतलियों पर सेमल की रुई के समान सुबह की नींद और जागने से पहले का आलस्य छाया हुआ है और तुम्हारा मन सुखद भविष्य की छलांगे भरने के लिए उत्सुक हो रहा है। कवि सोए हुए बच्चे के प्रति अपने स्नेह भाव को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारा अस्तित्व और पहचान तुम्हारे कारण ही है या तुमसे ही है। तुम हो इसी कारण हमारे जीवन में भूख और प्यास मकसद रखते हैं। मैं तुम्हारे कोमल गालों को अपने बीमार हो चुके होठों के स्पर्श से नहीं जलाऊंगा। तुम इसी प्रकार मुस्कुराते रहो, सूरज तुम्हें खुद जगा देगा। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य सुख और आनंदों से युक्त होगा। चलिए बच्चों,
अब हम इन पदों का विशेष सुनते हैं। पहला विशेष होगा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग। ये सारी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है, तो पहला क्या लिखेंगे? सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा वात्सल्य रस का प्रयोग, वो तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चे के प्रति स्नेह भाव को व्यक्त किया गया है। तीसरा क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। ठीक है बच्चों, कुछ जगह उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, वहां मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।